नमस्कार मित्रों। हम लोग आज बात करेंगे विवेक और अंतर्ज्ञान, यानी रीजन एंड इंट्यूशन। ये दो तत्व हैं जो मनुष्य के निर्णय को प्रभावित करते हैं। हम जानते हैं कि विवेक का प्रयोग विज्ञान में और टेक्नोलॉजी के विकास करने में होता है। विवेक का प्रयोग समाज के नियम बनाने में होता है। विवेक का प्रयोग संविधान बनाने में होता है। राजनीति में विवेक का प्रयोग होता है, जो नियम बनते हैं उनका। तो विवेक का प्रयोग बहुत जगह पर होता है और विवेक से हमको बहुत लाभ हुआ है। ये 17वीं शताब्दी के अंत में से लेकर 19वीं शताब्दी के आरंभ तक हम देखते हैं कि जो बोधोदय युग था, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, उसमें विवेक का प्रयोग किया गया था और विवेक को महत्व इंगित किया गया था। उससे पहले व्यक्ति केवल श्रद्धा करता था ईश्वर पे, प्राकृतिक घटनाओं पे या प्रकृति पर। लेकिन बाद में न्यूटन ने सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए, उससे मालूम पड़ा कि मनुष्य अपने विवेक से प्रकृति के वस्तुनिष्ठ नियमों को समझ सकता है और उसको जानने के बाद में उसका उपयोग अपने हित में कर सकता है। तो विवेक महत्वपूर्ण हुआ। विवेक पर विज्ञान तक टेक्नोलॉजी विकसित हुई और आज जो हम दुनिया में समृद्धि देखते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारे यातायात में हो, स्कूटर, कार, साइकिल, ट्रेन, हवाई जहाज बने, चाहे वो बातचीत करने में हो, बेतार के तार लगे, टेलीफोन बना, उससे आज हम मोबाइल पर आ गए, इंटरनेट पर आ गए, चाहे हम रहने के हिसाब से हो, मकान अलग अलग तरह के बन गए, सड़कें बन गई, पुल बन गए, हमने पहाड़ काट डाले, हम पहाड़ों पे विजय प्राप्त कर लें, हम समुद्र को रोक देते हैं, हम नदियों पर पुल बना देते हैं, नदियों पर बांध बनाकर उससे बिजली पैदा करते हैं। हमने ऑयल खोजा, जो प्राकृतिक संसाधन है उनको हमने निकाला और उसका उपयोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए किया। तो विवेक का प्रयोग बहुत कुछ हुआ है। हमने अपनी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली बहुत सी। हमारी जीवन की आयु जो है वह किसी ज़माने में सामान्यतः 40 से 45 वर्ष की होती थी, आज 70-75 वर्ष की तो हुई गई है। तो विवेक का प्रयोग हम लोगों ने देखा है, उससे मनुष्य को बहुत लाभ हुआ है। जब हम राजनीतिक सिद्धांत बनाने की बात करते हैं, राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं, तब भी हम विवेक के आधार पर ही सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक विवेकीकृत प्रक्रिया है। प्लेटो ने, अरस्तु ने और दूसरे विचारकों ने विवेक पर आधारित, तर्क पर आधारित एक आदर्श समाज की कल्पना की है और समाज को कैसे सुधारा जाए इसके बारे में विवेकीकृत तरीके उन्होंने बताए हैं। चाहे कार्ल मार्क्स की बात करें, चाहे हॉब्स की बात करें, चाहे किसी भी विचारक की बात करें। तो विवेक हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने हमको दूसरे जीव जंतुओं से बिल्कुल अलग किया है और अपना जीवन स्तर बहुत अच्छा बनाने में बहुत मदद की है और अब भी मदद कर रहा है। आज भी बहुत से ऐसे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं जो विवेक के महत्व को बताते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी है। स्टीफन पिंकर जैसे एक विचारक है जो बात करता है विवेक की। एज ऑफ एनलाइटनमेंट, रेशनलिटी, ऐसी पुस्तकें लिखी है और जिसमें सिद्ध किया है कि जो ज्ञानोदय युग में जो विचार सामने आए थे उनका प्रयोग करके ही आज हम सुखी हैं और समाज भी आगे उसी से प्रगति करेगा। युवल नोह हरारी है, वो भी इसी की बात करता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, वो भी विवेकीकृत प्रक्रिया है जिसका परिणाम है। आज बीमारी पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने की बात की जा रही है। डीएनए पर विजय प्राप्त करने की बात की जा रही है कि हम एक कृत्रिम डीएनए पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हम अपने मस्तिष्क, ब्रेन को पूरी तरह समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो विवेक पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी आधारित है
और विज्ञान और टेक्नोलॉजी से मनुष्य को लाभ होता है, ये हम देख चुके हैं। तब फिर अंतर्ज्ञान क्या होता है? अंतर्ज्ञान का अर्थ होता है जिसमें जो बात हमको समझ में आए उसका कोई तार्किक विवेकीकृत आधार हमें नजर नहीं आता हो, लेकिन वो सही हो। उसको बाद में जब वो जो विचार आता है अंतर्ज्ञान से, इंट्यूशन से, उस विचार को जब हम व्यवहार में देखते हैं तो वो तथ्यगत नजर आता है। जैसे जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, ये जितने साइंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें अधिकतर वैज्ञानिक ये कहते हैं कि उन्हें जो ब्रेक थ्रू मिला विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, वो अंतर्ज्ञान से मिला। वो कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं मिला, वो उस अंतर्ज्ञान को बाद में उन्होंने प्रयोग करके देखा तो वो सही नजर आया। हम न्यूटन की बात करते हैं कि एक सेब के पेड़ के पास खड़ा था, सेब नीचे गिरा और उसको ज्ञान हुआ और उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, तो वो अंतर्ज्ञान था। पाइथागोरस की बात करते हैं तो वो बाथटब में नहा रहा था तो एकदम से उसको आभास हुआ कि जो पानी का वॉल्यूम है वह उसके पानी में उतरने से उतना ही पानी बाहर निकल गया। तो उसको अंतर्ज्ञान हुआ, एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि ये तो ऐसा लग रहा है कि पानी में जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करते हैं वो उसके बराबर होता है जितना कि पानी बाहर आता है, उतना ही डिस्प्लेस होता है। और वो हम जानते हैं कि किंवदंती है कि वो यूरेका यूरेका कहता हुआ नंग धड़ंगी बाहर दौड़ा सड़कों पे कि मुझे मालूम पड़ गया, मुझे मालूम पड़ गया। गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह आरंभ किया तो उन्होंने कहा कि मुझे रात को अंतर्ज्ञान ऐसा हुआ, ईश्वर की आज्ञा हुई कि मुझे आज जो है वो नमक सत्याग्रह के लिए एक यात्रा निकालनी चाहिए, पद यात्रा, जो उन्होंने शुरू की। तो बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े काम हुए हैं उन सब में वो किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं कि उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ और फिर उस अंतर्ज्ञान का प्रयोग उन्होंने व्यवहार में किया जो विवेक से सही सिद्ध हुआ। तो ये अंतर्ज्ञान आता कैसे है? अंतर्ज्ञान ऐसा नहीं है कि आपको स्वतः ही आता हो, यानी कुछ लोग जन्मजात इस प्रतिभा से पैदा होते हैं जिनको सीखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वो इंट्यूशन होता है उनका कि अब ये होने वाला है या नहीं होने वाला है। हम बहुत से ज्योतिषों के पास जाते हैं, उनके कहानी किस्से सुनते हैं, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं या हमें ऐसा लगता है कि वो सही हैं, जो अंतर्ज्ञान से आपके भविष्य को बताते हैं। वो जन्मपत्री वगैरह देखते हैं, कोई चेहरा देखता है, कोई अंक देखता है, अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन अंत में जो प्रेडिक्शन होता है वो अंतर्ज्ञान से होता है। तो अंतर्ज्ञान कैसे आता है? अंतर्ज्ञान के लिए मेरा मानना है कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, जो कि जिनमें जन्मजात होता है, बाकी में अंतर्ज्ञान अभ्यास से आता है। न्यूटन ने जो अंतर्ज्ञान के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत बताए वो इसलिए आए कि वो निरंतर उसके बारे में चिंतन कर रहा था। ऐसा नहीं कि एकदम से उसको आया, वो निरंतर इस बारे में सोच रहा था और उस सोच के अंतर्गत एक समय में अचानक उसके दिमाग में ये बिजली की तरह कौंधा कि शायद इस जो मैं सोच रहा हूँ, जो ये प्राकृतिक प्रघटना है, इसकी ये व्याख्या हो सकती है, और वो व्याख्या सही निकली। तो अंतर्ज्ञान जिनके पास होता है वह सामान्यतः अभ्यास से आता है। जैसे जन्मपत्री का मैंने बताया, कईयों की माना जाता है कि ये बहुत अच्छा भविष्यवाणी करते हैं। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अभ्यास उन्होंने किया है और उस अभ्यास के चलते उनका कंसंट्रेशन एक जगह पर बहुत मजबूत हो जाता है और उससे उनमें अंतर्ज्ञान आता है जिससे कि वो भविष्यवाणी कर सके। तो अंतर्ज्ञान सामान्यतः उस प्रक्रिया के निरंतर अभ्यास से पैदा होता है। कई बार कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें अभ्यास के बिना भी पैदा होता है, लेकिन सामान्यतः अभ्यास से पैदा होता है। अब इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता यह है कि विवेक से हर प्रघटना का
फिनोमेना का विश्लेषण और व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत सी बातें ऐसी होती है, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जिनका विवेकीकृत व्याख्या करना लगभग असंभव होता है। और मेरा मानना है कि जो बहुत सी क्या लगभग जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है उसमें तो विवेकीकृत विश्लेषण बहुत आसान नहीं होता। एक सामान्यकृत धारणा तो हो सकती है, वो तो विवेकीकृत होती है, लेकिन पिन पॉइंट करना कि ये इस समय ऐसा होगा, ये विवेक के द्वारा संभव लगभग नहीं है। जैसे हम कोई भी नहीं बता सकता किसी व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, ये तो सबको पता होगी। और जो वृद्ध अगर कुछ और घटनाएं नहीं होती तो मानते हैं 70, 80, 75 साल के बाद में कभी भी दुर्घटना मृत्यु हो सकती है, लेकिन इस दिन इस समय इस टाइम पर होगी ये तो नहीं बता सकते। ये अंतर्ज्ञान से बताया जा सकता है, ये अंतर्ज्ञान से बताया जा सकता है। बहुत सी बातें जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है वो अंतर्ज्ञान उसको एक्सप्लेन भी करता है। हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको सामाजिक जो व्यवहार है हमारा, उसमें बहुत सी बातें हमें समझ में नहीं आती। हमारी बच्ची का विवाह क्यों नहीं हो रहा, उसकी बच्ची का तो हो गया, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी है, सुंदर है, फिर भी नहीं हो रहा। हमारे बच्चे को अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिल रही, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस ठप कैसे हो रहा है। बहुत सी बातें हैं जिनका हम विवेकीकृत समाधान नहीं खोज पाते हैं। कुछ तो हमारी सीमाएं हैं, कुछ हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि विवेक से मालूम नहीं पड़ता, इसलिए हम अविवेकी तत्वों को महत्व देने लगते हैं, इंट्यूशन को महत्व देते हैं। तब हम इधर उधर जाते हैं व्यक्तिगत स्तर पर। हम कुछ पूजा पाठ करें कि हम किसी के पास जाएं, पूछें, किसी सलाह लें, कोई हमारी इस बात को की व्याख्या कर दे अविवेकी तत्व से। फिर कह देते हैं उसके बहुत से सिद्धांत हैं जिससे व्याख्या की जाती है कि आपके पुराने कर्म ऐसे थे, पुराने जन्म के कर्म ऐसे थे, या आपको ये ग्रह खराब चल रहे हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उससे ठीक हो जाएगा। हो भी जाता है कई बार। अब उससे होता है कि नहीं होता ये तो पता नहीं है, ये तो कोई वैज्ञानिकता पर खरी नहीं उतरती है। लेकिन विज्ञान भी ये मानता है कि भाई कॉन्सिक्वेंस क्या है, अगर कॉन्सिक्वेंस उससे होते हैं तो फिर सही है। जैसे न्यूटन के बारे में कहते हैं, वो अपने घर के दरवाजे पर नींबू और लोहे की घोड़े के लोहे की नाल वगैरह टांग के रखता था। तो किसी ने पूछा, यार आप तो इतने बड़े वैज्ञानिक हो, इसमें विश्वास क्यों करते हो, ऐसा अंधविश्वास, ये सही होता है क्या? तो उसने कहा पता नहीं सही होता है नहीं होता, लेकिन ये इट इज़ वर्केबल। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे नुकसान क्या हो रहा है? तो अंत प्रज्ञा इंट्यूशन जो है वो हम काम में लेते हैं जब बहुत से प्रघटनाओं को हम विवेक से व्याख्या नहीं कर पाते हैं। जो विवेक से बात करते हैं वो तो कहते हैं भाई ये तो चांस है। नाउ चांस इज नॉट टेकन बाय इंट्यूशन। विवेक या रीजन कहता है जिनको चांस, उनको अंत प्रज्ञा कहती है कि नहीं चांस नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण है। बिकॉज लाइफ इज नॉट चांस, दैट इज वॉट दोज बिलीव इन इंट्यूशन दे बिलीव। लाइफ चांस नहीं होती। जीवन में हर घटना किसी न किसी का कारण से बनती है, और वो कारण हम विवेक से नहीं खोज पाते हैं, इसलिए हम इंट्यूशन का सहारा लेते हैं। अब वो जो विवेकीकृत लोग होते हैं वो कहते हैं चांस है, कहना इसमें क्या है, ये तो चांस की बात है। आपने एग्जाम दिया, आपके नंबर आए, आपसे एक नंबर ऊपर वाले तक का सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ। अब आपको साहब क्या करें? इज इट चांस? विवेकीकृत तो कहेगा चांस की बात है, इंट्यूशन वाला कहेगा नहीं चांस नहीं, देयर मस्ट बी सम रीजन व्हिच इज टू बी सॉट आफ्टर, जिसको खोजा जाए। नहीं समझ में आता है तो हमें कुछ ऐसी आपके है जिसके कारण से ऐसी प्रॉब्लम आई। हम जाते हैं सिनेमा हॉल में खड़े हुए, हमारा नंबर आया, ऐसा कई बार, जब पहले आजकल तो पता नहीं कितनी है भीड़ लगती नहीं लगती। हम जब यंग थे तो हम जाते थे सिनेमा हॉल में, गए आप खिड़की पर पहुंचे, बड़ी भीड़ हो रही है, नई फिल्म लगी अमिताभ बच्चन की, ज़बरदस्त भीड़ है, टिकट नहीं मिल रहे, हम बड़ी मुश्किल से धक्के खाते खाते पहुंचे वहाँ तक, और मालूम पड़ा खिड़की बंद हो गई, कब सब टिकट बिक गए। अब आपका नंबर आया तभी बंद क्यों हो गई? उससे पहले भी हो सकती थी, बाद में भी हो सकती थी, उसका कोई
कोई वैज्ञानिक तरीका तो है नहीं। वैज्ञानिक तो ये कह सकते भाई टिकट इतने थे वो बिक गए, अब वो जब बिके उसके बाद का नंबर मेरा ही क्यों था, हम ये कहते हैं। लेकिन हम जो अच्छी बात होती है उसके लिए नहीं कहते कभी, उसके लिए भी कहना चाहिए, वो भी यही होता है। जैसे आर्थर एश एक एफ्रो अमेरिकन टेनिस प्लेयर था, जो एकमात्र टेनिस प्लेयर है जिसने कि विंबलडन जीता है। विंबलडन जो कि टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता मानी जाती है, इंग्लैंड में होती है। तो 1975 में जब वो विंबलडन जीता और उसके कुछ सालों बाद ही उसको कैंसर हो गया। जब कैंसर हुआ तो लोगों ने कहा यार ये बड़ी दुख की बात है, आपको कैंसर हो गया। उसके बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो उसने कहा कि यह है कि मैं ऐसा सोचूं कि लाखों करोड़ों लोग हैं उसमें मुझे कैंसर क्यों हुआ, ये मैं सोच सकता हूँ। लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से सोचूं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो टेनिस खेलते हैं, उसमें से लाखों लोग हैं जो अच्छा खेलते हैं, फिर उनमें से बहुत हज़ारों लोग हैं जो कि विंबलडन खेलने लायक होते हैं, उसमें से विंबलडन खेलने कुछ लोग आ पाते हैं, फिर उसमें फाइनल तक वो कितने लोग पहुँचते हैं, उसमें जीतता कौन है। तो मैंने तब तो नहीं सोचा कि ईश्वर ने मुझे ही क्यों जिताया अंत में, कि जीत हार में कोई फैसला बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हुए और अब हार गए जीत गए। किसी दिन किसी का होता है, किसी का दिन किसी का नहीं होता। तो वो दिन जब था, जब मैं जीता था, तब मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को क्यों चूज़ किया गया। तो आज मैं क्यों सोच रहा हूँ कि मुझे क्यों चूज़ किया गया। यानी जब बुरा हो रहा है तब तो मैं कह रहा हूँ सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और जब अच्छा हो रहा है तब मैं कहता हूँ भाई ये तो मेरा मेरिट है, ये नहीं है। तो फिर आप ये सोचिए, इस तरह सोचिए कि जो कुछ हो रहा है वो अपने आप प्रारब्ध से हो रहा है। हमको तो मेहनत करनी है, जो गीता में कहा मेहनत करो फल की चिंता मत करके। फल तो बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है, बहुत सी चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमें पता ही नहीं है। तो ये विवेक का स्थान एक अलग है, महत्वपूर्ण है। सब कुछ विवेकीकृत तरीके से बनता है। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये भी तो विज्ञान और पर आधारित है, टेक्नोलॉजी पर आधारित है, विवेक पर आधारित है। लेकिन एक ऐसा हिस्सा भी है मनुष्य के जीवन का जो इंट्यूशन पर आधारित होता है। तो अभी आता है अंत में सवाल कि हम किस में विश्वास करें। फिर मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ ये, आप लोग वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स कर सकते हैं कि क्या अविवेक को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि जो चीज़ विज्ञान से समझ में नहीं आती उसका एक कारण तो ये हो सकता है विज्ञान वहाँ तक विकसित नहीं हुआ है, या विज्ञान के द्वारा ये एक चांस है जिसे हम कह सकते हैं, अकस्मात कोई भी चीज़ हो सकती है। या हम ये मानते हैं कि नहीं, अविवेक जो जिसे हम विज्ञान से विश्लेषित नहीं कर सकते, विवेचित नहीं कर सकते, जिसे हम चांस कहते हैं, उसके पीछे भी कुछ होता है, वो ऑर्गेनाइज। क्योंकि अगर अब चांस है तो दुनिया बड़ी मुश्किल है एक्सप्लेन करनी। व्हेन एवरी अदर थिंग इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सम ऑब्जेक्टिव लॉस, दुनिया घूम रही है, लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, पृथ्वी बनी हुई है, ये सब चांस थोड़ी है, पीछे कुछ न कुछ नियम है, कोई तथ्य है, तो वो है। तो बाकी चीज़ें भी सभी कुछ नियमों में, कुछ चीज़ें बिना नियमों में कैसे हो सकती है। जिसको हम चांस कहते हैं वो चांस कैसे हो सकता है, जब बाकी सब चीज़ें चांस नहीं है तो फिर वो चांस कैसे हो सकता है। तो उसके पीछे भी कुछ है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो विज्ञान से समझ में नहीं आ रहा, विवेक से समझ में नहीं आ रहा। तो हम ये माने कि वो चांस नहीं है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो दो तरह के विचारधारा हो गई। एक तो वो जो मानते हैं कि चांस है, विज्ञान से समझ में नहीं आ रहा है। एक वो मानते हैं कि चांस कुछ भी नहीं होता, कुछ बातें विज्ञान से समझ में आती है, वैज्ञानिक तरह से, कुछ इंट्यूशन से समझ में आती है, चांस कुछ नहीं होता। तो आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। इसके बारे में और बात करेंगे। आपको लगता है अगर कि इसमें बातचीत में हिस्सा लेना चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स लिखिए। नमस्कार।